आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका प्रेरणा आजीविका चैनल पर। आज हम जो बात करने वाले हैं, यानी कि ये जो हमारा पार्ट 2 है जो वीडियो का, उसमें हम बात करेंगे आज कैश क्रेडिट लिमिट के बारे में। पहले पार्ट में हमने समझा था कि ये होते क्या हैं, इनमें कैसे कैसे किस तरीके के लोन होते हैं, क्या ब्याज इंटरेस्ट होती है, कैसे चुकाना होता है, वो सारी चीज़ें, वो इन्फॉर्मेटिव पार्ट था। इन्फॉर्मेशन उसमें पूरी दी गई है भाग 1 में, पार्ट 1 में वीडियो के। और ये है पार्ट 2 आज के बारे में, आज का वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे मुख्यतः कैश क्रेडिट लिमिट के लिए कैसे उसका फॉर्म भरते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। ठीक है, चलिए। जब हम कैश क्रेडिट लिमिट के देखते हैं तो ये फॉर्म का ये कुछ इस तरीके का पहला पेज आपको नज़र आता है, जिसमें क्या है, पहले यहाँ पर तो आपको कुछ जो जानकारी है अपने समूह के बारे में, साधारण जानकारी, जैसे समूह का नाम क्या है, ग्राम पंचायत, उनके ग्राम का नाम क्या है, गठन दिनांक क्या है, समूह में सदस्यों की संख्या कितनी है, समूह कोड, मोबाइल नंबर, बैंक का नाम, शाखा का नाम, समूह का बचत खाता संख्या, समूह की लोन खाता संख्या। लोन खाता संख्या कब आएगी? अगर आपने जैसे पहले CCL के लिए लिया हो और सेकेंड ईयर उस पर जो है अपनी लिमिट बढ़वाने के लिए या सेकेंड डोज के लिए जो है अपनी अप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए यहाँ पे हम अपने पुराने लोन खाता की संख्या डाल देंगे। ठीक है, और फिर क्या है, यहाँ पर प्रति सदस्य की महाबचत कितनी है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक, चलिए, तो ये तो हो गई इसकी बात है। अब बात करते हैं कि इसमें क्या है, कैसे कैसे कौन सी राशि निकल के आती है, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, अब डिटेल देनी है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, देखिए, वित्तीय विवरण दिनांक, यहाँ पे क्या है, दिनांक लिखनी है, जिस तारीख को हम इस फाइल को बना रहे हैं उस तारीख तक का पूरा हिसाब इसमें हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, क्या क्या है इसमें देखते हैं। इसमें जो दिया है ये तो हमारी क्या हो गई, पूरी बेसिक जानकारियों के समूह की। यहाँ पे क्या है, हमें वित्तीय ब्यौरा जो है अपने समूह का, वो वित्तीय जानकारी फाइनेंस से संबंधित वो देनी है। यानी कि पहले कॉलम में इन्होंने पूछा समूह के बचत खाते में शेष राशि कितनी है, ये कहाँ है, अपनी पासबुक अपडेट कराएंगे तो उसमें आपको लास्ट में पता चल जाएगा कि हमारे बचत खाते में जो समूह का जो बैंक खाता है, बचत खाता है, उसमें आज की डेट में कितना बैलेंस है वो यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, और बक्से में कुल नगद राशि, यानी 19 तारीख को हमारे पास में दी, यानी कि जो हमारी लास्ट बैठक हुई है उसमें हमारा लास्ट बैठक तक का ही वहाँ हिसाब देना है। तो लास्ट बैठक का ही बैठक का अपना देख लेंगे कि हमारे पास में कितने बक्से की राशि है, नगद राशि है, वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब सदस्यों को वितरित कुल ऋण राशि, यानी कि अगर हमने उनको इसका मतलब क्या है, आज की डेट में यानी इस बैठक पर कितना ऋण सदस्यों पर बटा हुआ है, जो अभी लेना बाकी है, सिर्फ उतना ही ऋण, मतलब जो हमें लेना है सदस्यों से सिर्फ उतना ही। आज तक दिया है उससे मतलब नहीं है कि आज की डेट में कितना बकाया है, वो सदस्यों का ऋण की राशि वो इसमें लिखनी है। ये कैसे निकलेंगी ये मैं बताऊंगा सामान्य खाता वही से। आप कैसे देखेंगे आगे, अभी फॉर्म भरेंगे तब मैं बताऊंगा आपको कि ये कैसे वहाँ से सीधे, इसको ज़्यादा हिसाब लगाने की जरूरत नहीं होती, सीधे आपको मिल जाएगी अगर आपने बुक्स ऑफ रिकॉर्ड सही तरीके से लिखे होंगे। और बुक्स ऑफ रिकॉर्ड सही तरीके से लिखने के लिए आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं, बुक्स ऑफ रिकॉर्ड का प्लेलिस्ट में है, वो सारी किताबों के बारे में जानकारी अच्छे से डिटेल में समझाया गया है, एक बार उनको जरूर देखिए। तो फिर क्या है, आपको आसानी रहेगी, सिर्फ एक ही बार में आप उनको निकाल सकते हैं, बार बार आपको अलग से मेहनत नहीं करनी होगी, आपको ये सब चीज़ें डिटेल पहले से ही तैयार मिलेंगी, आपको अलग से हिसाब लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए। ठीक है, आगे बताता हूँ कैसे मिलेंगी। तो इसमें तो कुल ऋण राशि आ जाएगी। उसके बाद में क्या, सदस्यों को ऋण पर ब्याज की राशि, यानी जो सदस्यों को हम ऋण देते हैं उनसे कुछ ना कुछ ब्याज मिलती है हमें, ठीक है ना, हर महीने पे ब्याज लेते हैं। तो अब तक कितनी ब्याज की राशि इकट्ठी हो गई है, कितने तक, 19/7 तारीख तक कितनी राशि, यानी जिस डेट में हम ये हिसाब बना रहे हैं उस डेट तक कितनी राशि ब्याज के रूप में हमें मिली है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, अगर बैंक में, अब जैसे बैंक में हमारा खाता है, बैंक में पैसे भी जमा है तो कुछ ना कुछ ब्याज उस पर भी मिलती होगी। तो आज तक पूरी ब्याज हमें कितनी मिल गई, यानी जिस तारीख में हम हिसाब लगा रहे हैं वो कितनी मिल गई है। ठीक है, अब बात करते हैं समूह के जो निधि है,
RF रिवॉल्विंग फंड की, परिक्रमी निधि जिसे बोलते हैं रिवॉल्विंग फंड, वो मिला है कि नहीं। अब बात आती है ये है यहाँ पे सातवां समूह की कुल कॉर्पस राशि। अक्सर करके यहाँ पे गलतियां करते हैं, समूह की कुल कॉर्पस राशि ये निकाल नहीं पाते। इसका सिंपल सी चीज है, इसको कैसे निकालते हैं वो मैं बताता हूँ अभी आपको, ठीक है। समूह की कुल कॉर्पस राशि, इसका मतलब क्या होता है कि समूह के पास में कितनी राशि है। कुल कॉर्पस राशि मतलब, कॉर्पस राशि मतलब कि समूह के पास में वो राशि कितनी है कि जैसे हमारी पूरी राशि हमने जोड़ ली इतनी है, और उसमें से हमारा लोन है वो तो हमें किसी को देना है, अगर हमारे पास में किसी व्यक्ति का लोन है तो वो देना है। तो यानी कि जो समूह के ऊपर आउटस्टैंडिंग लोन है, सदस्यों के ऊपर नहीं, ध्यान दीजिएगा, जो समूह के ऊपर लोन है उसको अगर हम पूरी अपनी संपत्ति में से हटा दें तो वो क्या हो जाता है, वो हमारी कुल कॉर्पस राशि हो जाती है। यानी कि हमारे समूह की पूरी संपत्ति में से हमें क्या हटाना है, समूह पे जो लोन है जो उसको चुकाने हैं अभी बकाया है, सिर्फ उतना घटा दें तो वो कॉर्पस राशि होती है सीधे सीधे। इसको कैसे समझते हैं, आइए चलो समझते हैं, ठीक। चलिए आगे इसको वीडियो में आगे हम जब इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे उस टाइम पे भी मैं इसको समझाऊंगा कुल कॉर्पस राशि को कैसे निकालते हैं, कैसे निकल के आती है, ठीक है। वैसे समझते हैं यहाँ पे क्या है, समूह की कुल कॉर्पस राशि क्या हो जाती है, उसकी जो कुल संपत्ति जो है समूह की, उसमें से अगर हम कुल बकाया ऋण यानी समूह की कुल संपत्ति में से समूह का बकाया ऋण हटा देते हैं तो ये हमारा समूह का कुल कॉर्पस निकल के आ जाता है। इसमें से सदस्यों के ऋण की बात नहीं कर रहे हैं, समूह के ऋण की बात कर रहे हैं। यानी कि अगर हम और आसान भाषा में इसको समझें तो क्या हो जाएगा, कुल बकाया ऋण यानी कुल, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं समूह की कुल कॉर्पस राशि, और कुल संपत्ति तो हम निकाल ही लेंगे टोटल असेट साइड में, ठीक है। अब क्या कहते हैं, कुल बकाया ऋण क्या होगा समूह का, कुल समूह के संदर्भ में बात है, कुल बकाया ऋण क्या होगा, अगर ग्राम संगठन की शेष ऋण राशि अगर 1,10,000 हमारा पूरा बकाया है, हमने ग्राम संगठन में नहीं चुकाया तो वो 1,10,000 माना जाएगा। अगर उसमें से चुका दिया तो जितना भी हमारा ग्राम संगठन की यानी CIF की शेष राशि समूह के पास में है वो उतनी राशि, ठीक है। और अगर हमने बैंक से कोई ऋण ले रखा है तो वो भी, या कोई और अन्य लोन या ऋण लिया है तो वो सारी चीजें मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका कुल बकाया ऋण हो जाता है। ये तीनों चार चीजें कहाँ से मिल जाएंगी आपको, ये मिलेंगी आप, हम अगर चौथा पेज देखते हैं यहाँ पर इसका CCL फॉर्म का, तो वहां पर ये हमको मिलेंगी। देखिए यहाँ पर है ये, देखिए ये है ग्राम संगठन की शेष राशि, दूसरे पॉइंट पे है शेष बैंक की ऋण यानी बैलेंस शीट वाला जो फॉर्म का चौथा पेज है उस पर शेष बैंक ऋण राशि यहाँ पर है, शेष अन्य ऋण राशि यहाँ पर है, ठीक है। और ये क्या होगी, हमारी पूरी संपत्ति टोटल, यानी इसमें से अगर हम ये लोन अमाउंट घटा देते हैं, और लोन यहाँ पे हमने कौन कौन से हैं, इन दोनों तीनों में से सिर्फ बैंक का अभी है नहीं, शेष और कोई ऋण है नहीं, सिर्फ इतना है, वो भी कितना है, 1,10,000 मिला था, 80,000 चुका दिया, तो आज की डेट में 30,000 ही है, तो 30,000 ही घटाएंगे। अगर पूरा होता तो हम पूरा घटाते, ठीक है। तो हमारी ये पूरी संपत्ति जो है इसमें से हमें यानी 57,987 रुपए की हमारी संपत्ति है, और 30,000 हमारा हमें लोन चुकाना है समूह को, तो हमारे कुल कॉर्पस कितना हो गया, इस 57,000 में से ये 30,000 घट जाएंगे। अगर ये दोनों भी होते तो वो भी घटते, वो नहीं है तो अभी सिर्फ ये 30,000 घटेंगे तो कितना हो जाएगा, 27,987 रुपये रह जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या निकल आएगा, अपना कॉर्पस राशि निकल आएगी, देखो 27,987 रुपये, ठीक। आगे समझ में कि कुल बकाया ऋण कौन सा है, कुल बकाया ऋण में 3 चीजें आती हैं, कौन कौन सी, ग्राम संगठन की राशि, बकाया का बैंक का ऋण और अन्य ऋण, और कुल संपत्ति हम उधर से निकाल ही लेंगे। तो हम कुल संपत्ति में से कुल बकाया ऋण निकाल देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, समूह की कुल कॉर्पस राशि आ जाएगी, ठीक है। और अगर हम सीधे सीधे इसको समझे तो कुल कॉर्पस राशि क्या होती है, कुल कॉर्पस राशि हो जाती है क्या, हमारी कुल बचत इतनी कितनी जमा हो गई, कुल बचत, ठीक है, कितना हमारा RF है, कितना हमें स्टार्टअप फंड मिल गया, और समूह का फिर हमें लाभ निकालना पड़ेगा कि हमें कितने पैसे हमारे इसमें ब्याज यानी सदस्यों को ब्याज दी होगी, उसमें से खर्चे वर्चे निकालने के बाद में हमारे समूह को कितना लाभ हुआ है वो लाभ जोड़ देंगे तो कॉर्पस राशि निकल आती है। फिर भी आसान यही है कि इससे निकाल लीजिए तो ज्यादा सही है, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं। अब जो इसका दूसरा पेज है CCL फॉर्म का, अगर हम बात करें तो वो किस तरीके का है,
यहाँ पे क्या है, उनके सदस्यों के लोन की डिटेल मांगी गई है इसमें दूसरे पेज में। ठीक, उसमें क्या है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले में तो ये क्रम संख्या पड़ी हुई है सदस्यों की, कितने सदस्य हैं उनके, ठीक है। जिस हिसाब से हम लिखते हैं उसी क्रम में सभी के नाम लिखने हैं। सदस्यों का नाम प्रेरणा, सकरण जो भी हैं इनके सदस्यों के नाम आ जाएंगे, उनके पति के नाम आ जाएंगे। यहाँ पे क्या है, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और फिर बाकी सदस्य उसी क्रम में हम लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखना, देखिए यहाँ पे है ऋण का उद्देश्य, यानी कि किस चीज के लिए उन्हें ये लोन चाहिए, ये ऋण चाहिए, उनको क्या काम करना चाहते हैं, वो चीजें की जानकारी यहाँ पे लिखनी है। इसमें दो तरीके के ऋण के उद्देश्य हो सकते हैं। एक तो अगर पूरा समूह मिलकर कोई काम करना चाहता है तो सभी का उद्देश्य एक ही हो जाएगा, ठीक है। उसमें ऊपर लिख देंगे पूरे समूह का, यहाँ ऊपर डिटेल लिख देनी है, पूरे समूह का उद्देश्य इस काम के लिए ऋण लेना चाहता है, ठीक। पूरा समूह मिलकर ये काम करना चाहता है और पूरे समूह के लिए इतनी की राशि है, ठीक है। तो फिर में आपको इसमें अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। अगर पूरा समूह मिलकर काम करना चाहता है तो ऊपर ही लिख देंगे कि पूरा समूह मिलकर, सभी सदस्य मिलकर एक काम करना चाहते हैं और उसके लिए हमें 6 लाख 7 लाख जो भी आपकी डिमांड हो वो पहले ही यहाँ पे ऊपर लिख दी जाएगी। फिर सबके लिए अलग अलग नहीं लिखना है। अगर सभी सदस्य अपना अलग अलग लिखना चाहते हैं, अलग अलग कोई काम करना चाहते हैं, इसलिए उनको अलग अलग ऋण की राशि चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हर सदस्य अपना अपना उद्देश्य यहाँ पर लिखेगा, ठीक है। जैसे प्रेरणा जी कुछ और काम करना चाहती हैं तो वो यहाँ पे, आशा जी यहाँ पे, किरण कुछ और काम करना चाहती है तो वो यहाँ पे, यानी हर सदस्य के लिए इस पर उद्देश्य उनका लिखना पड़ेगा अगर अलग अलग काम करते हैं तो। और पूरा समूह करता है तो ऊपर ही एक बार लिख देंगे। फिर क्या होगा, अगर पूरा समूह मिलकर काम करता है तो यहाँ पे रैंकिंग डालने की जरूरत ही नहीं बचेगी फिर, ठीक है। लेकिन अगर ये अलग अलग करते हैं तो यहाँ पे रैंकिंग डालनी है। रैंकिंग का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कौन सा सदस्य जब पैसा आएगा तो पहले किसको दिया जाना है, ये आप लोग पहले ही अपनी बैठक में डिसाइड कर लेंगे सभी की सहमति से कि पहले जब पैसा आएगा तो पहले किसको दिया जाएगा, जिससे वो अपने काम पूरा कर सके, ठीक है, काम कर सके, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर किसको देना है, तो ये आपस में बैठ के पहले नंबर पर, तो यहाँ पे हमको रैंकिंग देनी है कि पहले नंबर पर कौन उस पैसे का इस्तेमाल करेगा, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे किसको दिया जाना है। इस तरीके से पूरे समूह के सदस्यों की हम रैंकिंग कर लेंगे ताकि बाद में जब पैसा आए तो कोई विवाद ना हो कि मुझे पहले चाहिए कि उन्हें पहले चाहिए, ठीक है, कि उनको पहले क्यों दिया गया, मुझे क्यों पहले नहीं। तो इसके लिए हम पहले ही बैठक में बैठ के यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक, कि किसको कब कब दिया जाना है। अब देखिए ये लास्ट वाला जो कॉलम है, समूह से ऋण की मांग, इसमें क्या है कि अगर जैसे हमारा पूरा समूह ही कोई काम कर रहा होता तो एक ही मांग हो जाती, सबके लिए व्यक्तिगत या अलग अलग से मांग लिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब अगर सभी सदस्य अपने लिए अलग अलग काम कर रहे हैं तो उनकी मांग भी अलग अलग होगी, तो वो यहाँ पर लिखनी है, जितनी भी उनकी मांग हो, जिस काम के अनुसार उनकी मांग होगी वो इस जगह पर लिखते जाएंगे। जैसे किरण जी मान लीजिए किसी काम के लिए करना चाहती हैं या बेच पर कोई खेत लेना चाहती हैं, लीज पर कोई खेत लेना चाहती है किसी एक्टिविटी, उसके लिए उनको अगर 50, 60, 70 हज़ार रुपए की जरूरत है, जो भी XYZ जो भी अमाउंट की उनको जरूरत है वो यहाँ पर वो लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वो लिख देंगे और लास्ट में इसका टोटल कर देंगे कि हमारी डिमांड कुल कितनी है। इसका टोटल करते टाइम आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हम जो डिमांड कर रहे हैं, हम जो राशि पाना चाहते हैं बैंक से, जितने का लोन लेना चाहते हैं वो, और जो हमारी डिमांड है उस लोन अमाउंट से थोड़ी बहुत ऊपर ही होनी चाहिए। डिमांड हमारी कम होगी तो हमें जितना लोन हम चाह रहे हैं और उससे अगर हमारी डिमांड कम है तो उतना लोन हमें नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो जितना लोन भी हम चाह रहे हैं समूह के लिए इन टोटल, तो हमारी डिमांड उससे थोड़ी बहुत ऊपर ही होनी चाहिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जब हम देखते हैं अगला पेज जो है उसका, वो कुछ इस तरीके से, जिसमें ऊपर तो ये बेसिक डिटेल है, ये आप भर ही लेंगे, समूह का नाम, ग्राम पंचायत का नाम वगैरह। अब ये जो कॉलम बने हुए इनमें क्या है, इनमें फोटो लगाने हैं सभी सदस्यों के, पहले अध्यक्ष का, फिर सचिव का, फिर कोषाध्यक्ष का, और फिर उसी सीरियल से, मतलब उसी नंबर से लगाना है जिस नंबर से ये फॉर्म शुरुआत में भरा गया था, ठीक है। मैं अनमैच नहीं करें। और ये जो जगह दी हुई है ये वाली हर एक के फोटो के नीचे, इसमें क्या करना है, या तो साफ हैंडिंग में, वो साफ हैंड राइटिंग में, मतलब साफ तरीके से नाम लिखना है उनका,
या साफ तरीके से हस्ताक्षर करने हैं ताकि ये पहचान में आ सके कि ये फोटो किसका है। ठीक है, अब ये फिलअप हो जाता है। तो इसको और थोड़ा अच्छे से देखें तो कैसा नजर आएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फोटो लग जाएंगे और नीचे इनके नाम आ जाएंगे। ठीक, ये आप कर ही लेंगे, इसमें इतना ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। चलिए आगे देखते हैं फॉर्म को। ये इस सीसीएल फॉर्म का लास्ट क्या है, पेज है। ठीक है, इसमें हर चीज़ को हम अभी डिटेल में समझेंगे। ये जो लास्ट पेज है, ये इसमें देखिए दो हिस्से हैं। ठीक है, एक ऊपर ये टेबल बनी हुई है और एक ये नीचे टेबल बनी हुई है। तो इसमें जब हम देखते हैं ये दोनों टेबल अलग अलग हैं। ये पहली वाली टेबल को हम बोलते हैं पीएनएल अकाउंट। ठीक है, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या आप कह सकते हैं इसको लाभ और हानि खाता। ठीक है, और दूसरा है ये है बैलेंस शीट। ठीक, इसमें पहली वाली टेबल जो है लाभ और हानि खाता, इससे हमें पता चलता है कि किसी निश्चित समय में, जिस समय के लिए हम इसको बना रहे हैं, उस समय में समूह को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, वो तो इस चीज से पता चल जाता है। ठीक, और दूसरी जो चीज है बैलेंस शीट, इससे पता चल जाता है कि आपका ने जो जो समय है उस तारीख तक आपका हिसाब किताब पूरा सही है या नहीं है, या कहीं कोई गड़बड़ी हो गई है या भूल चूक हो गई है पैसे में, लेन देन में, हिसाब किताब में, या जोड़ घटाव में, या कहीं पे भी कुछ भी अगर गड़बड़ी है पैसों में, तो वो इस चीज से पता चल जाता है उस डेट को। तो बैलेंस शीट हमारी बता देगी उसमें कुछ ना कुछ कमी, कहीं पे भूल चूक हो गई है। अगर हिसाब मैच नहीं आता है तो उसको हमें फिर से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, सीसीएल के लिए बैंक इन्हीं के बेसिस पे ही आपके लोन की आगे कार्रवाई होती है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं पीएनएल अकाउंट को, जिसको लाभ और हानि खाता भी कह सकते हैं। इसमें देखिए ऊपर जो डेट लिखी हुई है वो लिखी हुई है कि कब से और कब तक का हम हिसाब किताब लगा रहे हैं इस टेबल में। ठीक है, अगर मान के चले ये समूह की स्टार्टिंग डेट है कि जिस तारीख से गठन हुआ था, और एक साल पीछे हम सीसीएल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये उसकी डेट आ गई जिस तारीख को हमने ये हिसाब बनाया है। ठीक, यहां तक समझ में आया। चलिए अब देखते हैं कि इसमें देखिए इस टेबल में भी अब दो कॉलम बने हुए हैं। ठीक है, एक ये है अपना राइट हैंड साइड में, यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये आय और इनकम का है, और इधर भुगतान और एक्सपेंडिचर। ठीक, यानी आय जो इस वाले कॉलम में, इस पूरे कॉलम में क्या है कि जो हमारी समूह की आय हो रही है, जो हमारे समूह की आमदनी है, जहां से भी पैसा आ रहा है हमारे समूह के अंदर, उन सब का ब्यौरा यहाँ पर हमें लिखना है, आय के रूप में जो आ रहा है। ठीक है, उसके बाद इस साइड में क्या लिखना है हमें, इस साइड में हम लिखेंगे क्या, भुगतान। मतलब जो हम समूह से खर्चा कर रहे हैं या समूह से बाहर किसी को दे रहे हैं, जो हमारे समूह से बाहर जा रहा है खर्चे के रूप में, वो यहाँ पर भुगतान में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब सिंपल सी बात है, हमें जब हमारे समूह की आय पता होगी कि हमारी आमदनी इतनी है और भुगतान मतलब हमारा खर्चा इतना है, अगर हम आमदनी में से खर्चा घटाते हैं और कुछ पैसे बचते हैं तो वही हमारा लाभ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारी आमदनी और जो इनकम है, आय है, वो अगर कम है और वो खर्चा हमने ज़्यादा कर दिया, तो जो कम पड़ गए हमारे पैसे, वो क्या हो जाएगा, उतनी की हमारे समूह को उस पीरियड में, उस समय में हानि होगी। ठीक है, चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इनको भरना सीखते हैं। ठीक, देखिए इसमें पहला कॉलम क्या है, सदस्यता शुल्क। सदस्यता शुल्क क्या है कि जब जैसे कोई समूह अपने लिए सदस्य से तो कोई सदस्यता शुल्क नहीं लेता, लेकिन अगर जैसे ग्राम संगठन वगैरह के लिए आपने सदस्यता शुल्क लिया है, उसको अगर आप यहाँ पे दिखाते हैं कि वो हमारे इनकम के रूप में उसको दिखाते हैं, तो फिर आपको यहाँ खर्चे में भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपने ग्राम संगठन को दे दिया होगा। ठीक है, हालांकि मैंने अभी यहाँ पे नहीं लिया है, आगे मैं बताऊंगा, उसको भी लिख के दिखाऊंगा उसकी एंट्री कैसे करेंगे फिर। ठीक, अभी फिर देखिए यहाँ पे क्या है, ब्याज आय। ब्याज आय क्या है कि जो इस ब्याज आय का मतलब है जो हम सदस्यों को ऋण देते हैं, जो सदस्यों को अपनी बैठक में हम ऋण देते हैं, उसके ऊपर जो हम ब्याज लेते हैं सदस्यों पर से, किस पैसे ले रहे हैं हम, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सदस्यों पर से जो ब्याज ले रहे हैं, वो आय ब्याज के रूप में आय हमारे समूह की कितनी हो गई, यानी आज तक
मतलब इस तारीख से लेके इस तारीख तक हमने कुल कितनी ब्याज सदस्यों से ली है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, जो हमने ऋण राशि दी थी तो वो हो जाएगा। ठीक, अब इसको आप निकालने बैठेंगे इतनी तारीख से हर बैठक के लिए हर सदस्य की जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि अगर आपके बुक्स ऑफ रिकॉर्ड या ये सामान्य खाता बही या किताबें, समूह की किताबें अच्छे से मेंटेन है, इनको मैंने लिखना अपने पिछले वीडियो में भी सिखाया है आपको, अगर नहीं आता है तो वो वीडियो जरूर देखिए और उनसे आपको एकदम पता चल जाएगा। हिसाब किताब सही होगा तो इसको निकालने की अलग से कहीं कोई गुणा भाग या गणित लगाने के लिए आपको कोई ज़रूरत है ही नहीं, आप सिंपल सा देखेंगे और वहाँ से इसको लिख देंगे। ठीक है, कि किधर से निकलेगा ये सब हम कहाँ से निकाल सकते हैं, अपनी सामान्य खाता बही से, 1 सेकंड में ये निकल आएगा। ठीक है, कि कुल सभी सदस्यों द्वारा आज तक, शुरू से लेके आज तक जितनी भी ब्याज दी गई है वो कैसे। अब इसको कैसे देखते हैं, चलो सामान्य खाता बही खोल के देखते हैं, उसमें निकालते हैं कि नहीं। चलो ये सामान्य खाता, ये तो ग्राम संगठन का हो गया, ये सदस्यों द्वारा बचत का हो गया, ये हो गया सदस्यों पर, सदस्य देखिए, ये देखिए सदस्य ऋण पर ब्याज प्राप्ति, ये 21 नंबर पर है। ठीक है, इसका खाता संख्या, इसको कैसे बनाते हैं क्या है सब डिटेल में मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया हुआ है, उसमें देखिए उसी हिसाब से बनाएंगे तो कहीं से आपको अलग से हिसाब लगाने की जरूरत नहीं है, पूरा हिसाब आपको मिल जाएगा। अब इसमें देख क्या करेंगे, ये हमारी ब्याज है शुरू से लेके आज तक सब लिखी हुई है टोटल करते हुए, तो सिर्फ लास्ट तारीख का देख लेंगे, जिस तारीख को हम हिसाब लगा रहे हैं उसी तारीख में 19/7 का लगा रहे हैं, उस 19/7/2020 को हमारी ब्याज कितनी थी, 9,340। वही हमने सिंपल सा इधर CCL के लास्ट वाले पेज में हमको लिखनी है। ठीक है, ये 9,340 हमने यहाँ पर ब्याज लिख दी, कहीं कोई हिसाब लगाने की ऐसी आफत नहीं पड़ी कि सभी का लगाना हो। ठीक है, तो इसीलिए अपनी किताबें जरूर अच्छे से रखिए, क्योंकि किताबें भी बैंक वाले चेक करेंगे तभी आपका CCL पास हो पाएगा। अगर किताबें सही से नहीं लिखी होंगी तो आप कितनी बार भी इसको अच्छे से बना के दे दीजिए, इस पेज को आपका CCL होने में या डिसबर्समेंट होने में, पैसा मिलने में दिक्कत आएगी। ठीक, तो किताबें अच्छी होंगी तो आपको आराम से आसानी से बैंक वाले ऑडिट करेंगे, उसको चेक करेंगे, उसके बाद में आसानी से आपका डिसबर्समेंट कर सकते हैं, पैसा मतलब दे सकते हैं CCL के रूप में। चलिए, अब अगला कॉलम है दंड आएगा, यानी कोई सदस्यों पर हम जो दंड लगाते हैं, किसी भी रूप में अगर दंड लगाया है तो उस तारीख से इस तारीख तक कितना दंड हम आज तक ले चुके हैं वो यहाँ पे लिखना है। ये भी कहाँ से निकलेगा, ये भी अगर आपने किताबें सही से लिखी होंगी तो वहाँ पे मिल जाएगा। देखिए दंड शुल्क आए, यानी इस तारीख को इन पर इतना दंड लगा था 10 रुपए का, इन पे इतना, इस तारीख को 30, तो टोटल इसका हम यहाँ पे करते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पे कितना है 19 तारीख तक हमारा टोटल जो है दंड कितना हो गया है, पेनल्टी ये 280 रुपए की हमारी अब तक आ चुकी है, वही हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक, इसी तरीके से सेवा प्राप्त शुल्क, ये तो कोई समूह लेवल पर, समूह स्तर पे तो ऐसा कुछ होता नहीं। ठीक है, बैंक ब्याज प्राप्ति की बात करते हैं, अगर यहाँ पे कोई और कहीं से अगर हमने सेवा प्राप्त शुल्क कहीं और से अगर समूह को मिला है, कोई काम किया है उसके रूप में अलग से कोई शुल्क मिला है तो वो लिख सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। बैंक ब्याज प्राप्ति कितनी है ये हमें कहाँ से मिलेगी, इसके लिए भी आपको पासबुक में जब भी ब्याज मिलती है त्रैमासिक या क्वार्टरली, वैसे क्वार्टरली ज़्यादातर मिलती है बैंकों में या मंथली, जो भी है, मतलब शुरू से लेके अब तक जितनी भी ब्याज बैंक ने आपको, क्योंकि बैंक में हमारा कुछ ना कुछ पैसा पड़ा रहता है हमारे खाते में, समूह के खाते में, तो उस पर ब्याज देती है बैंक, तो उस पर कुछ ना कुछ जो ब्याज मिली होगी वो टोटल मिला के आज तक कितनी हो गई है, वो इसके लिए भी हमने सामान्य खाता बही में एक अकाउंट बनाया होगा, वो वहां से देख के लिख लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से बैंक अनुदान राशि यहाँ पर कुछ नहीं है, बैंक से कोई अनुदान तो अभी हमें मिला नहीं है आय के रूप में। ठीक है, ये अनुदान राशि कब मिलेगी, जैसे हम पहले से कोई लोन लिए होते और उस पर इंटरेस्ट सबवेंशन के रूप में अगर हमें, जैसे मान के चलिए क्या है, जो 3% की छूट वो मिल गई होती, या कुछ और अलग से बैंक से अनुदान मिला होता जो हमारे खाते में जमा है, तो वो क्या हो जाती, हमारी आय हो जाती, इनकम हो जाती, तो वो हम यहाँ पर लिख सकते थे। ठीक, अब क्या करेंगे अन्याय। अन्याय, अगर समूह ने जैसे मान के चलो कोई और काम किया है या कहीं पे कोई और एक्टिविटी की जिसमें उसको फायदा हुआ समूह लेवल पर 1250 रुपए का, यानी उसकी अन्य इनकम हुई,
या अन्य कमाई हुई समूह की, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अगर होती है तो लिख देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक, अब क्या करेंगे, इन सभी का जब हम टोटल करेंगे वो लिख देंगे यहाँ पर। कितना आ गया, 11,554 रुपये। ठीक है, इसका टोटल किया 11,554 रुपये आ गया। अब क्या करेंगे, अब इस साइड में देखते हैं। ठीक है, अब हमने आय तो पता चल गई कि हमने इस पीरियड में, इस साल में हमने 11,554 रुपये की, 11,554 रुपये की हमने इनकम की। ठीक है, तो अब इधर देखते हैं भुगतान। अब देख लेते हैं खर्चा कितना हुआ। अगर खर्चा हमारा कम आता है तो हमें फायदा हो जाएगा, और खर्चा ज्यादा निकल आया तो नुकसान हो जाएगा, हानि हो जाएगी। तो फिर अब जो अगर लाभ होगा तो यहाँ लिख देंगे, हानि होगी तो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब भुगतान का देखते हैं। यहाँ पे क्या है, बी के मानदेय, यानी इस तारीख से इस तारीख तक कितना मानदेय हम अपने बुक कीपर को, जो किताबें लिखते हैं समूह को, उनको कितना दे चुके हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। ये भी काम से मिल जाएगा। इसका भी आपने एक खाता बनाया होगा जरूर, सामान्य खाता। वही मैं मान के चलता हूँ, जब मैं मान के चलता हूँ आपने वीडियो देखा है पुराना मेरा, तो उसमें आप अच्छे से किताब लिखना सीख गए होंगे, तो ये खाता आपने जरूर बनाया होगा। टीए यात्रा खर्चा जो है, यात्रा खर्च को यहाँ पे लिख देंगे। अगर कोई यात्रा में खर्चा अब तक कितना किया है, स्टेशनरी में खर्च किया है वो कितना है। या बैंक चार्ज, बैंक चार्ज क्या है, स्टेशनरी मतलब किताब, कॉपी, पेन, रजिस्टर वगैरह कितना खर्चा हुआ है वो सब इसमें लिख देंगे। ठीक है, बैंक चार्ज क्या है, कि जैसे बैंक हमें ब्याज भी देती है, तो कभी कभी कुछ एसएमएस चार्ज या कुछ भी XYZ किसी भी तरीके के उसने आज तक की डेट में कुल मिलाकर कितने चार्ज काट लिए हैं वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अगर समूह लेवल पर कोई इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह देते हैं तो वो यहाँ पर लिख देंगे, नहीं देते तो कोई दिक्कत नहीं। समूह लेवल पर अगर समूह भुगतान करता है तो कैडर मानदेय, अगर किसी और कैडर को मानदेय दिया जाता है तो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या आ जाएगा, ये है ये जो 7A B C ये क्या है, ये 3 तरीके की ब्याज हैं, 3 जगह ब्याज हम भुगतान कर रहे हैं वो। यानी कि एक तो ग्राम संगठन पर ब्याज भुगतान कर सकते हैं, बैंक को दे सकते हैं, या कहीं और से अगर हमने ऋण लिया है तो वहां दे सकते हैं। ठीक, हम मान के चलते हैं इनका ग्राम संगठन बन चुका है और उन्होंने अब तक 1,10,000 जो हमें मिलता है CIF, उसकी राशि पर इन्होंने 4,020 रुपए की ब्याज ग्राम संगठन में जमा करा चुके हैं। बैंक ब्याज अभी तक इन्होंने कोई CCL नहीं लिया था, तो बैंक में भी कोई ब्याज नहीं दी है। ये ब्याज कौन सी है, बैंक को दी जाने वाली, कि अगर बैंक से हम कोई ऋण लेते तो उस पर ब्याज देते। और ये यहाँ पर कौन सी है, बैंक ब्याज प्राप्ति, ये हमें ब्याज मिली है सब हमारे पैसों पर। ठीक, दोनों में अंतर। तो हमने कोई ब्याज तो दी नहीं है, यानी हमारा कोई खर्चा तो हुआ नहीं है बैंक ब्याज को देने में। ठीक है, क्योंकि लिया ही नहीं था। अगर लेते CCL या पहले लिए होते, अगर कुछ ब्याज हम जमा करते तो यहाँ पर हम लिखते कि इतनी ब्याज के रूप में हम बैंक को दे चुके हैं। अन्य ब्याज अगर कोई हम देते तो यहाँ पर लिख देते। ठीक है, अब आ जाता है अन्य खर्चा। इन सब खर्चों को छोड़ने के बाद में भी अगर समूह ने आपके कुछ खर्चे किए हैं किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी चीज में, तो वो हम कहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। मान के चलते हैं समूह का अलग रूप से एक 1,450 रुपए का खर्चा हुआ है। ठीक है, अब इनका अगर हम टोटल करते हैं, कहाँ से लेके, ये बी के मानदेय से लेके अन्य खर्चा तक, यानी 1 से लेके 8 तक का टोटल करते हैं, तो हम देखते हैं ये आ रहा है 6,427 रुपये। यानी 11,554 रुपये की हमारी क्या हुई है, कमाई, और 6,427 रुपये का क्या हमारा खर्चा निकल गया। अगर 11,554 में से अगर हम 6,427 खर्चे के रुपए निकाल दें तो क्या बचेगा, बचे हुए हमारे पैसे क्या हो जाएंगे, लाभ। लाभ हो जाएगा तो हम कहाँ लिख देंगे, यानी 5,127। अब इसका मतलब समझिए, ये दोनों कैसे, अगर हमारे खर्चा 6,427 और लाभ मिला दिया जाए 5,127, तो कितना हो जाएगा, जितनी हमारी कमाई हुई थी वही तो हो जाएगी। तो देखिए टोटल सेम हो जाएगा, यानी कि ये खर्चा प्लस बचा हुआ हमारा जो पैसा जो लाभ के रूप में है वो यहाँ पे आ गया, तो ये टोटल हो गया। अब ये दोनों हमारे मैच कर रहे हैं, तो अब हमें पता चल गया। अब इससे हमारा निकल के क्या आया, हमारा निकल के आया लाभ कितना हुआ या हानि। अगर हानि हो जाती तो इस साइड में लिखते, यानी खर्चा हमारा ज़्यादा हो जाता, फिर हमारी कमाई और जितने का नुकसान है उन दोनों को जोड़ते तो वो खर्चे के बराबर आते। ठीक है, तब उस केस में भी दोनों ही बराबर आते। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि
अगर वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है और कुछ लग रहा है कि हम कुछ और नया सीखने को मिल रहा है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी आगे कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए और आपको उसकी पूर्ण जानकारी समय से मिल सके। ठीक है, क्योंकि अगर वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करते हैं या शेयर करते हैं तो उससे क्या है, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हमें अच्छा लगता है और हमारी कोशिश रहती है और भी आगे अच्छे अच्छे वीडियो बना के, अच्छे इन्फॉर्मेशन बना के अपलोड की जाए, ताकि आपको भी अधिक जानकारी मिल सके। ठीक है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो अगर लाइक करेंगे तो हमें भी अच्छा लगता है कि कुछ अच्छा काम हम आपके लिए कर रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट क्या बताती है? हमारे पैसों का पूरा हिसाब किताब, कि जो हम आज तक हिसाब लगा रहे हैं कहीं कोई सी तरीके की गड़बड़ी तो नहीं है। यानी कि इसके नाम से समझिए, देखिए क्या है बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस बना के रखना, मतलब बता रही है ये हमें कि हमारी दोनों चीजें, पैसों का आय व्यय या हमारी जो संपत्ति है या जो हमें चुकाना है, लायबिलिटीज हैं, उत्तरदायित्व है, ठीक है, तो वो आपस में मैच कर रहे हैं कि नहीं, वो बैलेंस में है कि नहीं, पैसे का पूरा हिसाब किताब बैलेंस में है कि नहीं, वो सब चीजें हमें किससे पता चल जाएगी? बैलेंस शीट से। ठीक है, इसके नाम से समझ में आ गया। ये क्या है? संपत्ति, असेट, यानी हमारे समूह की जो संपत्ति है, जो हमारा पैसा हो चाहे किसी अन्य रूप में हो, असेट जो सामग्री हो, मशीनरी हो, वो सब क्या असेट माने जाते हैं। ये तो हमारा अधिकार है, संपत्ति है समूह की, वो सारी चीजें इधर आ जाएंगी। और उत्तरदायित्व, लायबिलिटी क्या है? जो हमें, जो हमारा नहीं है, अभी तो है हमारा, लेकिन हमें वो किसी को चुकाना है, किसी को वापस करना है, वो क्या हो जाएंगे? हमारे उत्तरदायित्व हैं, लायबिलिटीज हैं हमारे ऊपर, यानी समूह के ऊपर उत्तरदायित्व है, वो किसी न किसी को चुकाने। वो अभी है हमारा, लेकिन हमें उसको किसी और का है जो कि हमें चुकाना है एक समय बाद। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं। अब ये बैलेंस शीट में यहाँ पे तारीख लिखी है 19/7/2020, यानी जिस तारीख को हम ये बैलेंस शीट बना रहे हैं, पैसों का हिसाब किताब चेक कर रहे हैं कि हमारे हिसाब किताब है कि नहीं हो। ठीक है, इसमें देखिए पहला कॉलम क्या है, यहाँ पे देखेंगे, अच्छा ये गलत पड़ गया, चलो कोई नहीं। यहाँ पे क्या है? हाथ में शेष राशि। शेष राशि, हाथ में शेष राशि का मतलब क्या होगा? जो हमारी बक्से की राशि, कौन सी तारीख में? 19/7/2020 को हमारे बक्से की राशि कितनी है। देखिए यहाँ पे मैं पहले भी बता चुका हूँ किताब लिखने के टाइम पे, हमारा जो पैसा होगा वो कहाँ कहाँ हो सकता है? 3 जगह हो सकता है। समूह के पास होगा बक्से के रूप में, बैंक में हो सकता है, या सदस्यों में बटा होगा। ये 3 जगह हैं। तो इसमें से एक जगह तो ये हो गया कि हमारे जो हाथ में है, बक्से में है, वो कितना है? 4,676। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? संपत्ति है। ठीक है, समूह की, यानी हमारी मतलब समूह की 4,676 रुपए समूह की अपनी संपत्ति है। ठीक है, अब क्या है? बैंक में कुछ होगा। ठीक है, 19 तारीख को ही बैंक में कितने हैं? 19,661 रुपए। ठीक है, ये है। ये अगर हम देखेंगे तो कहाँ मिल जाएंगे हमें? इनको सामान्य खाता वही से दे सकते हैं, या अपनी रोकड़ बही भी उस तारीख की खोलेंगे तो वहां से भी आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, अगर इसको आप रोकड़ बही में भी देखना चाहते हैं, सामान्य खाता बही में मैं दिखा चुका हूँ, रोकड़ बही में देखना चाहते हैं तो रोकड़ बही का पेज खोलेंगे और 19 तारीख का ये पेज है। देखिए इसमें हमें क्या देखना है? एक तो देखो 4,000 अंतिम नगद शेष ये है, और बक्से की राशि के रूप में हमारे कितने? 4,676 रुपए हैं। ठीक है, ये तो यहाँ से भी पता चल गए। और उस पर लास्ट में देखिए बैंक में कितना है हमारा? 19,661। अगर सही से किताबें हमने लिखी होंगी तो ये सब हमें कहीं पे अलग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, इसको पहले सही कर देते हैं। तो चलिए मैंने इनका क्रम संख्या अब यहाँ पर सही कर दी। अच्छा, हम बात कर रहे थे यहाँ पर सदस्य पर बैंक ऋण के बारे में। ठीक, और यहाँ पे फिर इससे आगे देखेंगे, यहाँ पर क्या है? ग्राम संगठन, संकुल शेष ऋण राशि, सदस्य पर अन्य शेष ऋण। ठीक है, इसको समझते, मतलब ये 3 तरीके के ऋण हैं। अब ये कौन से ऋण हैं? जो सदस्यों को हमने दिए हुए हैं, यानी अभी ये सदस्यों पर हैं, जो हमें अभी लेना बकाया है। यानी हमारी संपत्ति क्या होगी? एक तो हमारे हाथ में राशि हो गई, बैंक में हो गई, और सदस्यों के पास में वो पैसा जो अभी समूह को लेना है, जो आना है, जो बकाया है, जो हम लेना चाहते हैं।
ठीक है, जो हमें मिलेगा आगे भविष्य में, कितना पैसा ले सकते हैं उनसे, ठीक है। मतलब आज की डेट में हम देखें किसी के पास में कितना पैसा हमने हर सदस्यों को मिला के कितना दे रखा है, उसमें से जो लेना बकाया है, जो लेना है, ठीक है। उसमें अगर बैंक का ऋण है, जो हमने पहले बैंक से लेके सीसीएल वगैरह करवाया होगा, या बैंक से टर्म लोन होगा, या कोई भी हो, किसी भी तरीके का अगर बैंक से ऋण लिया है और सदस्यों पर उससे वो कितना आना बकाया है, तो वो यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरीके से ग्राम संगठन का कुल कितना बकाया है जो सदस्यों पर है वो लेना है, यानी ग्राम संगठन का मतलब जो 1,10,000 जो सीआईएफ की राशि है उसमें से, या हम कह सकते हैं कि 1,10,000 नहीं, ग्राम संगठन वैसे हमने जो भी पैसा लेंगे भविष्य में या आगे, उसमें से कितना सदस्यों के पास में से लेना बकाया है वो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। या कोई और अन्य ऋण में कैसे मान के चलते हैं, कोई अन्य ऋण हो सकता है, या फिर किसमें से, इसमें हम मान लेते हैं कि हमारी सदस्य के जो हमारी कुल बचत है या हमारा लाभ है और 15,000, इन सबको मिला के अगर हम उसमें से कुछ पैसा कर्जे के रूप में दिया है तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। चलिए, या अगर इनको अलग अलग आप लिख देते तो बैंक का अलग लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर इनका दोनों का, ग्राम संगठन का या अपनी बचत में से जो हम दे रहे हैं उसको अगर आप मिला के लिखना भी चाहें, अगर आप अलग अलग करके लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर इसको कुल मिला के भी आप लिख दें, तब भी बैलेंस शीट तो आपकी मैच हो जाएगी। फिर भी कोशिश करिए, इसको अलग अलग निकालिए और लिखिए, ठीक। चलिए, ग्राम संगठन में हमने कितनी बचत समूह ने जमा कर दी, वो क्या है, हमारी संपत्ति है। आज हमने बचत जमा की है, हमें जब जरूरत होगी हम समूह नहीं चलाएंगे, ग्राम संगठन से अलग होना चाहेंगे तो वो हम अपनी बचत ग्राम संगठन से वापस ले सकते हैं, यानी कि वो कहाँ है, ग्राम संगठन के पास में जमा है और वो क्या है, हमारी संपत्ति हो गई, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे वैसे कॉलम नहीं दिया है, अगर आप वो इसको अलग से लिखना चाहते हैं आप इसको अलग से लिख सकते हैं। ये जो हमें स्टार्टअप मिलता है 1,500 का, तो उसमें क्या है, हम दरी बक्से खरीदते हैं, वो भी एक सेट के रूप में ही हमारे होते हैं, ठीक है, समूह के असेट के रूप में। तो अगर वो हमने खर्चा कर लिया है तो वो कहाँ है, यहाँ पे लिख देंगे कि हमने उसको 1,500 रुपए के हमने दरी बक्से असेट के रूप में यहाँ पे खरीदे हैं। सिर्फ स्टार्टअप के 1,500 रुपए का हिसाब किताब के लिए है ये। और या अगर हम नहीं खरीदे तो होते तो ये कहाँ होते, या तो हमारे बैंक में होते, या हाथ में राशि होती, या सदस्यों में बढ़ चुके होते, तो कहीं ना कहीं वो पैसे होते तो यहाँ पे एडजस्ट पहले ही हो चुके होते अगर हम नहीं खरीदे होते। तो अब खरीद लिए हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं, एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरे में वैसे तो यहीं पे ही होना है ये, ठीक है, फिर भी अगर इन केस अगर इसको हम पूरी तरीके से खर्चा मान के चलते हैं कि ये सेट बिल्कुल हमारे काम के नहीं है, खराब हो जाएंगे या वो, तो अगर हमने इसको गलती से अगर हमने यहाँ पे लिखेंगे अन्य खर्चे के रूप में, क्या होगा, तो यहाँ पे आपका लाभ कम हो जाएगा, वही 1,500 रुपए का जो हम यहाँ पे लिख देंगे खर्चे में, ठीक है। तो इसका स्टार्टअप कॉस्ट को, परचेज को असेट के रूप में कि ये हमारी संपत्ति है, यहाँ पर अलग से मेंशन कर देंगे, ठीक है। चलिए, अब क्या करेंगे, अब हम अच्छा एक चीज देखिए अभी यहाँ पर, ठीक है, इसको मैं समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या है, बैलेंस शीट जीरो है, मतलब ये और ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे लिखा भी आ रहा है बैलेंस शीट मैच्ड, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, इसको मैं समझाऊंगा अभी, अब पहले इनको भरना सीख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका टोटल करके हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, अब ये कितना आ गया, 57,987 रुपये, यानी कि ये हमारी क्या होगी, कुल संपत्ति हो गई 57,987 रुपये की, ठीक। अब क्या करेंगे, अब देखते हैं यहाँ पे लायबिलिटी, जो हमारे समूह को देना है, किसी को चुकाना है, और ये हमारे समूह को संपत्ति हो गई, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देख रहे हैं सदस्यों की कुल बचत, यानी कुल बचत ये कहाँ से हम देख सकते हैं, फिर से ये हम देख सकते हैं अपनी सामान्य खाता वही में, उसी डेट में अगर हम इसको देख लेते हैं एक बार फिर से, देखो सदस्यों द्वारा बचत है, इसको हम पूरा देखेंगे लास्ट तक, ये शुरू से लेके यहाँ तक जमा हो रही है, लास्ट डेट में हमारी 6,360 रुपये ये जमा है, ठीक है। वही हमने यहाँ पे लिख दी 6,360 रुपये, कि हमारी आज तक की डेट में सदस्यों की कुल बचत कितनी हो गई है, 6,360 रुपये, ठीक। चलिए, यानी कि अब इसको उत्तरदायित्व लायबिलिटीज क्यों बन गई हमारे लिए, क्योंकि ये सदस्यों की बचत है। अगर समूह हम आगे बंद करते नहीं चलाते हैं
या कोई सदस्य निकलता है तो उसकी बचत हम वापस करते हैं, यानी कि वो हमें वापस करनी है ना। समूह की संपत्ति तो है नहीं कि समूह हमेशा हमेशा अपने पास रखेगा, तो वो बचत करेगा, वो वापस करेगा, तो हमारे लिए लायबिलिटी होगी, यानी समूह के लिए लायबिलिटी होगी, तो वो अपनी अपनी लायबिलिटी वाली साइड में रखेगा। ठीक है, तो सदस्यों की कुल बचत कितनी होगी यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, आज तक यानी 19/7/2000, मतलब जिस डेट में ये बैलेंस शीट बन रही है। फिर उसके बाद में क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए ग्राम संगठन शेष ऋण राशि, यानी कि अगर ग्राम संगठन 1,10,000 लिया है और ग्राम संगठन में एक भी रुपया नहीं जमा किया, तो हम यहाँ पे पूरा लिख देंगे 1,10,000 हमें मिला था, वो पूरा चुकाना भी बाकी है। लेकिन अगर उसमें से हम कुछ चुका चुके हैं, जितना बकाया है, तो वो यहाँ पर बकाया की राशि यहाँ पर लिखेंगे हम। ठीक है, अभी हमारा आज की डेट में 30,000 बकाया। अगर इसको भी हम देखें तो यहाँ पे देखिए ग्राम संगठन का, देखिए ग्राम संगठन CI फाइनेंस, पहले हमने 1,10,000 लिया था, फिर 40,000 चुकाया, फिर 70,000 रह गए, उसमें 40,000 चुकाया, 30,000 रह गए। ठीक है, फिर 30,000 चुकाया, कुछ नहीं बचा। फिर हमने क्या किया, 1,10,000 का और लिया और उसमें ही उसी दिन 80,000 भी चुकाए, तो बचा हुआ 30,000 रह गया था। ठीक है, तो ये देखिए 30,000 हमने यहाँ पे लिखा है कि आज की डेट में 30,000 बकाया है। फिर उसके बाद में कोई और अन्य बैंक का कोई ऋण हो जाता जो हमें चुकाना है समूह को, तो वो यहाँ लिख देते। कोई अन्य ऋण और कहीं से लिया होता, अगर वो चुकाना है तो हम यहाँ पर लिखते। ठीक है, समूह को, लेकिन ना तो अभी बैंक से लिया है, ना ही अन्य ऋण है, तो यहाँ पर। अब उसके बाद में देखते हैं कि अनुदान की राशि, अनुदान मतलब RF लिखा हुआ है यहाँ पर। RF हमें कितना मिला है, RF मतलब 15,000 की राशि मिल गया, तो यहाँ पे लिख देंगे। स्टार्टअप मिल गया है समूह को 1,500 रुपये वाला, तो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में अब क्या करेंगे, एक चीज यहाँ पे देखिएगा कि जो हम ऊपर देख रहे थे जो लाभ, तो ये लाभ क्या आएगा या हानि क्या है, ये लाभ और हानि वही चीज है जो हमने ऊपर निकाली हुई थी, यानी कि ये हमारे उत्तरदायित्व हो गए, और लाभ कितना हुआ वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब लाभ के लिए ये जो लाभ आया है, ये निकाला है हमने ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसको हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे। ठीक, अगर हानि आई होती तो हम कहाँ पे लिखते, यहाँ पर लिखते। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिए, ये अलग से नहीं निकालनी है आपको। ठीक, अब क्या किया, ये लाभ हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने इनको अगर टोटल करके देखा, इसको और इसको टोटल किया, अगर ये दोनों बराबर आ गए, यानी इनमें कोई अंतर नहीं है, ये दोनों बराबर हैं, तो हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई। मैच होगी मतलब बराबर है, बैलेंस शीट हमारी मैच होगी, तो हिसाब किताब हमारा पूरा सही है। अगर 1 रुपया भी इधर उधर होता है तो आपको पता चल जाएगा कहीं ना कहीं हमारे सामने गड़बड़ी हुई है। मान के चलो अगर मैं इसको क्या कर देता, 6,000 बचत, अगर हमारे गलती से मैं इसको 6,000 ही लिख देता, तो क्या हो जाता, ये देखिए अब ये 57,627 कम रह गए, ये ज़्यादा है, यानी कि हमारी संपत्ति यहाँ पे ज़्यादा दिखाने लगी, और यहाँ पे क्या आ गया, बैलेंस शीट इज नॉट मैच्ड, मतलब कि ये हमारी जो है बैलेंस शीट सही नहीं बनी, कहीं ना कहीं हमारा कुछ गड़बड़ हो गया। गड़बड़ जितने का अंतर है, यानी उतने रुपए का ही कहीं ना कहीं हेर फेर है इसमें। ठीक है, और अगर मान के चलो मैं इसको गलती से आगे भी लिख देता, बढ़ा के लिखता, फिर क्या हो जाता, फिर देखिए हमारी संपत्ति 140 रुपए की जो है कम रह रही है, यानी कि जिसमें जो अंतर है वो फिर अंतर आ गया, फिर भी मैच नहीं होगी। जब तक इन दोनों का अंतर नहीं बराबर होगा तब तक आपको बैलेंस शीट, मतलब तब तक आपकी मैच नहीं होगी। ठीक है, और तो इसीलिए पूरे पैसों का हिसाब किताब हमें लगाना है, तभी अच्छे से तो हमें पता चल जाएगा, बैलेंस शीट मैच होती ही हमें पता चल जाएगा कि हमारा हिसाब किताब जो है पूरा मिला हुआ, कहीं पे कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, अच्छा वीडियो के एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। वीडियो के शुरुआत में जब हम देख रहे थे तो मैंने बताया था कुल संपत्ति, वहां पे कॉर्पस, अगर हम समूह के कॉर्पस की बात करें तो हम शुरुआत में भी देख रहे थे कि समूह के जो कॉर्पस की हम बात कर रहे थे, तो कि हम शुरुआत में जब हम निकाल रहे थे समूह का कुल कॉर्पस, ठीक है, वो कैसे निकाल रहे थे, मैंने पहले भी बताया था कि कुल संपत्ति में से अगर बकाया ऋण घटा दिया जाए तो समूह का कुल कॉर्पस आ जाता है। कैसे, यहाँ पे देखिए 57,09,000 कुल संपत्ति कितनी है, यहाँ पर टोटल असेट, असेट का कुल संपत्ति का टोटल किया कितना आ गया, 57,987 रुपए। ठीक, अगर इसमें से मैं बकाया ऋण या उत्तरदायित्व लायबिलिटी जो है घटा दूं
कौन से हो गए, देखिए लाइन नंबर 2, 3, 4 पे भी अगर हम देखें तो बकाया ऋण कहाँ पे हैं, देखिए ये वाले जो ऋण लिखे हुए हैं ये हैं हमारे कौन से बकाया ऋण, जो हमें उत्तरदायित्व साइड में दिखे हैं कि वो लायबिलिटी जो है हमें चुकानी है। यानी ग्राम संगठन की 30,000 बची हुई है वो है, अगर बैंक की होती तो बैंक की, अन्य की होती अन्य की, तो इन तीनों को जोड़ लेते तो इतना हमें चुकाना है। तो वो हम अगर संपत्ति में से घटा दें तो हमारा क्या निकल आएगा, समूह की कुल कॉर्पस राशि। अब यहाँ पे देखते हैं ये कितना है, 30,000 रुपये है। यानी 57,000 में से 57,987 में से 30,000 घटा दूंगा तो उतने की मेरी संपत्ति कुल कॉर्पस ये क्या है निकल के आ जाएगा। तो कुल कॉर्पस कितना हो गया, 27,987। यानी हमारी संपत्ति इतनी है, इतना इसमें से हमें चुकाना, यही तो समूह का कुल कॉर्पस हुआ। ठीक है, तो ये हो गया 27,987 रुपये। ठीक, ये इस तरीके से निकल आता है। चलिए एक चीज और मैं यहाँ पे बताना वाला था, सदस्यता शुल्क। ठीक है, उसकी एंट्री और यहाँ पे करके देखते हैं, फिर देखते हैं बैलेंस शीट में किस तरीके से बदलाव आएगा। अच्छा, मैं मानता हूँ अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा उन्होंने सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आपको वाकई में वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी फटाफट उसको लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो ठीक, फिर अब ये आगे देखते हैं हम सदस्यता शुल्क वाला। अगर मान के चलते हैं हम सदस्यों से कोई शुल्क ले रहे हैं, सदस्यता शुल्क ग्राम संगठन के लिए लिया है। ठीक है, सदस्यता शुल्क अगर 10 रुपये से भी लिया है, 12 सदस्य हैं तो मान के चलो अगर 120 रुपये का हमने शुल्क लिया है, अगर हम उसको यहाँ पर लिख देते और गलती से हम उसको क्या करते नहीं दिखाते यहाँ पर कि ग्राम संगठन को हम उसको दे चुके हैं, तो फिर क्या होता, यही अंतर हमें यहाँ पर आता। देखो अपने आप सारी चीज़ें हिसाब किताब लगाते बदल जाता। अब क्या हुआ, 120 रुपये का अंतर आ गया। अब अंतर आ गया तो बैलेंस शीट मैच मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। अगर हम इसी 120 को हम मान के चलते हैं वो हमने ग्राम संगठन को दे दिया, अगर यहाँ पे तो वैसे नहीं है कॉलम, फिर भी अगर इसको काट के आप लिखना चाहते हैं ग्राम संगठन को दे दिया, यहाँ पे लिख दीजिए, या अन्य खर्चे में मिला के लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अब मान के चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 120 रुपये का मैंने यहाँ पर अगर मैंने इसकी एंट्री कर देता हूँ कि भुगतान कर दिया है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये देखिए बैलेंस शीट अपनी मैच हो गई। ठीक है, कोई अंतर नहीं है। तो इस तरीके से हर एंट्री का हमें ध्यान रखना है कि कौन सी कहाँ पर लिखी जानी है, तभी आपकी बैलेंस शीट मैच हो पाई। कहीं पर भी कोई गड़बड़ी होगी तो वो बैलेंस शीट आपकी मैच नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो ये उम्मीद है यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। एक भी पॉइंट वैसे मैंने छोड़ा नहीं है, फिर भी अगर आपको कोई समस्या लगे तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं, या उसके अलावा भी आप कुछ और नया पूछना चाहते हैं, किसी विषय के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें। कोशिश रहेगी हमारी उसका मतलब अच्छा वीडियो, अच्छी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको दी जाए। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो में इतना ही है। आप सबसे फिर से मैं एक बार निवेदन करना चाहूँगा, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो इसको तुरंत सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक करें और वीडियो शेयर कर दें। इससे हमारा मनोबल भी बढ़ता है। जब आप लाइक करते हैं तो हमें वीडियो बनाने के आगे भी मन करता है, अच्छे अच्छे वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन आपको बनाकर दी जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।